हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एमपीपीएससी की एक मोस्ट अपकमिंग और बहुत ही अच्छी वैकेंसी डिक्लेयर हुई है, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट अलॉट होने वाली है। उसी को लेकर आपके लिए एक बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट टेक्निकल का सिलेबस करवाया जाएगा। जो आपका पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस है, आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का ये जो सिलेबस है, उसका आज मैं यहाँ पर आपको पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन के तौर पर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम दो चीजें करने वाले हैं। इसमें पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में जो हमें सिलेबस दिया गया है, जैसे यूनिट वाइज बात करते हैं हम लोग, राइट। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स का हम पहले सिलेबस थोड़ा देखते हैं, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन पर जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो देखो, मेन बात ये है कि हम यूनिट वाइज चलेंगे। अभी मैं जो आपका थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका मैं आपको सिलेबस को डिटेल वर्जन में बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना होगा, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारी यहाँ की जो अपकमिंग है, उसमें हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं। वो है आपका एक सिलेबस डिस्कशन, ठीक है, सिलेबस डिस्कशन। और दूसरा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन, सिलेबस डिस्कशन एंड आज आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स भी करवाएंगे, राइट। चलिए, अब सबसे पहले सर, सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, हमें कितना पढ़ना है, राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली लाइन अगर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं, जो भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड होती है, उन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि मास क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सट्रिंसिक क्या होती है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, जितना भी बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखिए, इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद ही वो चैप्टर आपको या वो सब्जेक्ट जो है आपको क्लियरिफाई होता है, पूरा पता चलता है। क्योंकि जब बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये कहते हैं कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आना है। आप लोग थोड़ा अगर जानते हैं, थोड़ा आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा भी है, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता है, हमें उसके पहले उसके बेसिक्स पर काम करना होगा, ठीक है। तो हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ पर भी आएंगे। अब सिलेबस में मेंशन नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज छोड़ दी जाएगी। अब आप जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट होंगे, तो हम पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो थोड़ा डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जैसे उन्होंने कहा कि पहले आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी पढ़िए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी आपके दोनों टाइप के सिस्टम, दो टाइप के सिस्टम होंगे, क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे, तो आपको यहाँ पर ओपन एंड क्लोज्ड दो टाइप के सिस्टम मिलेंगे, जो कि आप नेचुरली या ये कहें कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट देख सकते हैं। एक्चुअल में देखेंगे तो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं टोटल। वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज्ड सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। पर यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम की जब बात की जाती है, तो आइसोलेटेड सिस्टम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है टू अचीव द एक्टिविटीज परफॉर्मिंग इन द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का कुछ हद तक अगर हम देखें, बात करें, तो हमारा जो थर्मस होता है या थर्मोफ्लास्क जो होता है, जिसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर को आप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी सेम स्टेट में, वो आपका आइसोलेटेड बनता है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि अगर उसी थर्मस में मैंने 1 लीटर वाटर को बॉईल किया और अगर फिल करके रख दिया, तो वो आज नहीं तो कल या ये 48 आवर्स 72 आवर्स बाद भी उसकी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट हो जाएगी और वो आइसोलेटेड बाउंड्री या आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन को फेल कर देता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में देखा जाए तो दो ही सिस्टम है जिनके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, जिनका हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन जिसको हम ले सकते हैं, राइट। अदरवाइज आप एक और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल देखेंगे, विच इज यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की जब बात की जाती है, तो आप भी समझते हैं कि यूनिवर्स काफी बड़ा एक बाउंड्री बनेगा अगर हमें उसकी स्टडी करना है तो। और उसमें जो होने वाली एक्टिविटीज है, एक्सचेंज ऑफ मास है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज है, उनका उनको ट्रैक कर पाना या इंडिविजुअल उनको रीड करना या उन पे स्टडी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग केवल और केवल दो सिस्टम को फोकस करते हैं, विच इज ओपन सिस्टम एंड क्लोज्ड सिस्टम। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको
वर्क एंड हीट का इंटरेक्शन पढ़ाया जाएगा, जब आपको पूरा कंप्लीट वर्क एंड हीट पढ़ा दिया जाएगा, देन आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा ये ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम वाला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्लोज्ड सिस्टम के लिए वो पूरा फर्स्ट लॉ इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, देन आपको ओपन सिस्टम के लिए भी वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ बात करें हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स मिले हुए हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की जब बात की जाती है तो यहाँ पर केल्विन प्लैंक का और क्लॉसियस, ये दो लोग हैं, इनके स्टेटमेंट हैं और इन स्टेटमेंट को ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोला जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के दोनों स्टेटमेंट को डिटेल करना होगा। उन्होंने पीएमएम 1 प्री परपेचुअल मोशन मशीन 1 एंड 2 जो बनाई है उसके बारे में डिस्कशन करना होगा। हमें बताना होगा कि प्रैक्टिकली हमारा क्या एग्जिस्ट करता है और क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कि अगर आपको एक बोल दिया गया है कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी का यहाँ पर सिंपल मीनिंग है कि एक्सचेंज ऑफ हीट और वर्क की बात की जाए, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड वर्क की बात की जाए, तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज को वैलिड बताता है और कब ये इनवैलिड हो जाता है, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ चुके होंगे तो यहाँ पर एक नई टर्म आती है जो आपको कहलाती है एंट्रोपी। ठीक है, इसी प्रकार से एंथैल्पी जो है आप वो फर्स्ट लॉ के बाद ही पढ़ लेंगे, जो कि बेसिकली मतलब एक बेसिक टर्म है, छोटी सी टर्म है और इजी भी है। एंथैल्पी आप फर्स्ट लॉ के बाद पढ़ लेते हैं, एंट्रोपी जो है उसका कॉन्सेप्ट आपके सेकंड लॉ से आता है। ठीक है, तो एंट्रोपी पढ़ेंगे। देन हम बात करने वाले हैं कि अवेलेबिलिटी या अवेलेबल एनर्जी क्या होगी, एक्सर्जी जो होती है एक्सर्जी क्या होगी, ये सारा सेकंड लॉ के बाद आएगा, राइट। तो ये कोर थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और उससे एसोसिएटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको कंप्लीट पढ़ना है ना। उसके बाद हमारे पास पावर साइकिल्स आते हैं। अब ये पावर साइकिल्स जो है ये एक्चुअल में आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग जब करते हैं तो उसके ये साइकिल्स होते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स का ही सेकंड वाला पार्ट है। यहाँ पर क्या किया गया है कि इन्होंने पावर प्लांट इंजीनियरिंग को थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड कर दिया, राइट। इन्होंने यहाँ पर पावर प्लांट के कुछ साइकिल्स जो आपके पूरी पावर प्लांट बनाती है वो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में ऐड करके दिया है। तो कोई इशू नहीं है, अगर आपने ऊपर दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, यानी कि आपका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कंप्लीट हुआ है, तो आप इजीली पावर साइकिल्स पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको गैस पावर साइकिल के अंदर आपको ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, वेपर पावर साइकिल के अंदर रैनकाइन साइकिल, ये पढ़ना है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, उसके पीछे लॉजिक है छोटा सा। क्योंकि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उससे आगे आपका पावर प्लांट आता है, देन आप आईसी इंजन पढ़ते हैं, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में ही देख सकते हैं इनकी जो फर्स्ट यूनिट मेंशन की हुई है, उस फर्स्ट यूनिट में क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पर कि थर्मोडायनेमिक्स के साथ में आईसी इंजन भी आएगा। ठीक है, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन दोनों पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पर इन साइकिल्स की बात की गई है कि आपको गैस पावर साइकिल में ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, नाम से पता चल रहा है। ऑटो साइकिल यानी कि आपका पेट्रोल साइकिल, डीजल साइकिल यानी कि जो डीजल व्हीकल होते हैं उनमें जो इंजन लगा हुआ है उसके बारे में यहाँ बात की जाएगी। फिर डुअल साइकिल, यहाँ पर आपको अलग तरीके से बताया जाएगा कि एक साइकिल ऐसा होता है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट जो है वॉल्यूम, उन पर हीट एडिशन कैसे हो सकता है या फ्यूल इंजेक्शन कैसे हो सकता है, वो आपका डुअल साइकिल के अंदर आएगा। फिर आपका गैस साइकिल में ब्रेटन पढ़ना पड़ेगा। जब आप ब्रेटन साइकिल पढ़ेंगे तो यहीं पर आपको रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बता दिया जाएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट होगा हमारे आईसी इंजन का, जहां पर हम कार्नोट को भी पढ़ेंगे, राइट। और उसके बाद आपके पास वेब पावर साइकिल, जो प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर का टॉपिक है। रेनकाइन साइकिल हमको यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है और ये सिलेबस केवल फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन है, समझ गए आप। यहाँ पर जो आपको बताया गया है ये केवल और केवल फर्स्ट यूनिट में मेंशन किया है, और फर्स्ट यूनिट में भी यहाँ पर हमने केवल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट लिया है। इंटरनल कंबशन इंजन का आपको अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा, राइट। तो आप समझें कि आपको जब आप कोई भी सिलेबस या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बेसिकली आपको सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, तो उसका सिलेबस टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि हमें पढ़ना कितना है और क्या-क्या चीजें कवर करना चाहिए या होना चाहिए हमारी, राइट। चलिए, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए इंट्रोडक्शन पर आते हैं। हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पता हो सर। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ये जो वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स, ये ऐसा क्यों आया, कहाँ से आया, क्या इसके पीछे का लॉजिक रहा होगा, ओरिजिन क्या होगा, उसकी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे,
राइट। अब आप सभी लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है, या हम इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो कैंडिडेट होते हैं, वो सब साइंस पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी एक तरीके की साइंस है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, राइट। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं, इन विच वी डील्स विद द हीट एंड द वर्क। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर हीट और वर्क का इंटर रिलेशन, इनके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज है, इनके बीच में जो को रिलेशन बनता है, उनकी यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपकी इस डेफिनेशन के बेसिस पे जाएंगे, तो लिखा हुआ है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच या विच डील्स विद द रिलेशन अमंग हीट वर्क, और फिर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आ गया सर, ये क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं को थर्मोडाइनमिक्स में स्पेशली प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो है इसमें आपका जो आपकी गैसेस के जो फैक्टर्स आते हैं, जो आपकी इनर्ट गैस होती है, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। और फिर आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस वगैरह जो होती है, एडियाबेटिक, आइसेंट्रोपिक, उनके कांस्टेंट यहाँ पर आपको देखना होंगे और उन सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका गैस कांस्टेंट हो गया, मूल हो गए, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन में, राइट। ठीक। अब इन्हीं में ये आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन प्रॉपर्टीज में जो इंटर रिलेशन होता है, वही रिप्रेजेंट या वही हम स्टडी करते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की तो ये डेफिनेशन हो गई सर, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स वर्ड के बारे में हमें नहीं पता चला कि थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है ये आया कहाँ से। ठीक। आपको जानना है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से आया या इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेसिक, तो याद रखना थर्मोडायनेमिक्स का जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक ग्रीक वर्ड होता था एक, अभी उसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आप कहेंगे ग्रीक वर्ड से हुआ है। ठीक। अब ग्रीक वर्ड में कौन सा वो वर्ड था जिससे अपने इंग्लिश में या थर्मोडायनेमिक्स बन चुका है? तो याद रखना यहाँ पर दो वर्ड था, एक कहा जाता था थर्मिस, थर्म सॉरी, एक कहा जाता था थर्म और दूसरा कहा जाता था डायमिस। क्या कहा जाता था? डायनामिस या डायमिस। ठीक, डायनामिस कहेंगे इसको। तो ये बना हुआ है थर्म प्लस डायनामिस से। किससे? थर्म प्लस डायनामिस। अब से थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हीट। और जो आपका डायनामिक्स लिखा हुआ है, डायनामिक्स का मतलब होता है यहाँ पर पावर। डायनामिक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? पावर। आपने कहा कि पावर क्या होती है? पावर, पावर कहते हैं आप वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क भी कह सकते हैं इसको आप, और इसी को आप एनर्जी भी कह सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो आपका डेफिनेशन लिखी हुई थी कि इट इज इंटर रिलेशन बिटवीन एनर्जी या वर्क एंड हीट, ये जो यहाँ पर वर्ड लिखे हैं वो आपको अब समझ में आ गए होंगे कि क्यों ऐसा है, राइट। ये आपका ग्रीक लेटर है। थर्मोडायनेमिक्स कैसा है? ग्रीक वर्ड, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड है, एक्चुअल में ये खुद ग्रीक नहीं है। ठीक है, चलिए। ये बात होती है, अब हम इसमें क्या क्या स्टेट होती है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा पहले हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन में ही कि थर्मोडायनेमिक्स में सर ना 3 E's की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? 3 E की बात। अब ये 3 E क्या होते हैं, उनकी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सारी चीजें प्रॉपर लिखी हुई है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके अलावा चीज बताता हूँ 3 E's के बारे में। पहली बात तो 3 E's क्या है, तो हमने कहा सर इसमें 3 E के बारे में मेनली बात की जाती है, विच इज एनर्जी। एक एनर्जी होगा, एक हो जाएगा हमारा एंट्रोपी, और एक होने वाला है हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपके थर्मोडायनेमिक्स के 3 E की अगर बात की जाए तो ये तीन कौन कौन से हैं? एक है आपका एनर्जी, ठीक, एक है आपकी एंट्रोपी, ठीक है, दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी एंट्रोपी। और तीसरी आपकी क्या है, तो यहाँ पर आपने कहा सर तीसरा इक्विलिब्रियम है। लेकिन इक्विलिब्रियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आप वेरियस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, अगर आपने साइंस की स्टडी की है, साइंस को पढ़ा है, आपको जनरली केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह की आप जब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इन सब्जेक्ट्स में बेसिकली आपको एक मिलता है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या मिलता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आप केमिस्ट्री में इक्वेशंस पढ़ते थे और कहते थे कि सब जब इसका जो एलएचएस है और आरएचएस यानी कि आपकी रिएक्शन जो है, अब वो उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसके रिएक्टेंट जो हैं, वो रिएक्शन करना बंद कर चुके हैं, तब वो कहलाता था केमिकल इक्विलिब्रियम में। फिर आपने पढ़ा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम।
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की जब बात आती है तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें किसी एक बॉडी के ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस या नेट फोर्सेस जो हैं वो जीरो हो जाए, मतलब कि आप देखेंगे कि इसमें फोर्सेस जो हैं वो सब कैसे हो जाना चाहिए, बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, जब सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ये बात। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा, और वो है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। तीसरा हमारा कौन सा है? थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो याद रखें कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको टेम्परेचर बराबर करना होता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बैलेंस होना चाहिए, तब ये थर्मल कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये जो तीन चीजें हैं इसमें एनर्जी जो है ये सब लोग जानते हो कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। एंट्रोपी के बारे में अगर किसी को थोड़ा आइडिया नहीं है तो हम आपको बता दें कि एंट्रोपी जो होती है इसको शॉर्ट में बोला जाता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस। इसको क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ रेंडमनेस कहा जाता है। और फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात आ रही है वो आपको सारे इक्विलिब्रियम इक्वल करना होंगे, और स्पेशली आप थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक, चलिए अब इन इक्विलिब्रियम को अगर देखना है आपको तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि सर हमारे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम है, उनको हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है वो कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा? कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा? जब उसमें कोई भी चेंज ना हो उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है या थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे जो ये मैक्रोस्कोपिक लिखा है ये क्या चीज है? तो आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी थर्मोडायनेमिक्स में कि थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टडी होती है, थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। वन इज माइक्रोस्कोपिक और आपका सेकेंड वन इज मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, जहां पर आपको दो अलग अलग चीजों को, या इसको मैं समझाता हूं आपको कि ये क्या चीज है, माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट और मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टीज क्या है। माइक्रो का मतलब होता है कि जब आप किसी एक सिस्टम को या जब आप कोई एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपने उसमें प्रेजेंट गैसेस या मॉलिक्यूल्स की, सभी मॉलिक्यूल की स्टडी की है, सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर जो अलग है उनकी जब आप स्टडी करते हैं, आपकी स्टडी जब बहुत माइन्यूट लेवल पर बेस्ड होती है तो वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट बनता है। राइट, लेकिन आपको पता है कि अगर मेरे किसी एक कंटेनर में, अगर मेरे पास एक कंटेनर है उसमें गैसेस फिल की हुई है, तो मैं उसकी गैस के हर मॉलिक्यूल के हर प्रॉपर्टी को वहां पर आइडेंटिफाई या उसको ऑब्जर्व या उस पर स्टडी नहीं कर सकता है। कर सकता हूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे एक एवरेज वहां पर कंसीडर करना पड़ेगा कि जो मेरे पास गैस है उसमें कितना टेम्परेचर है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम जो उस कंटेनर के अंदर है वो कितना है। तो जब मैं एवरेज बात करता हूं, जब मैं एवरेज बात करता हूं तो मेरे पास जो इक्विलिब्रियम आता है या मेरे पास जो स्टडी आती है वो कहलाती है मैक्रोस्कोपिक। राइट, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने देखा कि मैक्रोस्कोपिक पढ़ना है हमें। हम जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को ही बात करते हैं, माइक्रो की नहीं करते हैं। क्योंकि आप भी ये बात थोड़ा समझ रहे होंगे कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल सेम टाइम पर, सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर पर आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको आगे करेंगे कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट क्या है, माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक, ये सब होने वाला है आगे आपके लेक्चर्स में। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सर जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की बात आई तो हमने तीन टाइप के इक्विलिब्रियम की बात की है यहाँ पर, और वो कौन कौन से इक्विलिब्रियम है, तो वो हमारे हो जाएंगे ये आपके तीनों, यानी कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा, आपका मैकेनिकल भी हो जाएगा और थर्मल भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये आगे चल के काम आएगा। आप लोगों को जब डायरेक्टली वर्ड यूज कर लिया जाएगा इक्विलिब्रियम तो फिर आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री में जो हमारा आता है केमिकल इक्विलिब्रियम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मैकेनिकल की, इसकी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है उसकी भी बात करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम फोर्सेस को बैलेंस करने वाले हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और तीसरा जो है हमारा वो है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम,
वो भी यहाँ पर हमको देखना होगा, राइट। थर्मल इक्विलिब्रियम भी हमारा होगा, ठीक। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपकी जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाना, यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है वो और ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन इज स्टॉप्ड। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें आपकी जो भी रिएक्शन है वो क्या होगी, तो वो रुक चुकी होगी, ठीक है, वो रुक जाएगी, उसमें और ज्यादा कोई भी आगे मूवमेंट या रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम सॉरी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्सेस की, और फोर्सेस जो है यहाँ पर सब क्या हो जाते हैं, हम लोग बैलेंस करते हैं, इसलिए फोर्सेस आर बैलेंस्ड, यहाँ पे हम फोर्सेस को देखते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज योर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर बैलेंस करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट हुआ। नाउ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगला हम आते हैं एक टॉपिक पे जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, और वो क्या है, तो वो है सर हमारा सिस्टम। क्या है ये, सिस्टम। अब आपने यहाँ पे तीन चीजों को एक साथ देखना है, वन इज सिस्टम, अनदर इज सराउंडिंग, और थर्ड वन इज योर बाउंड्री, ठीक। क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, और क्या होता है बाउंड्री, तो आप समझेंगे। सबसे पहले जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये देखें कि हमारी स्टडी जो है वो कहाँ कहाँ पर बेस्ड है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हमारी स्टडी कहाँ कहाँ पर बेस्ड है, तो सुनिए थोड़ा सा। देखो, मैंने आपसे कहा कि आपके पास पूरा यूनिवर्स है, आपके पास पूरा यूनिवर्स है, और पूरा यूनिवर्स भी एक सिस्टम बन सकता है। क्या बन सकता है, सिस्टम। उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं आप उन सब को ऑब्जर्व करिए, तो आपके लिए यूनिवर्स इज अ सिस्टम। लेकिन यूनिवर्स तो बहुत बड़ा हो गया, फिर हम क्या करेंगे, हमने एक काम किया कि उसका यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट इंदौर है ना, उसको हमने कंसीडर कर लिया और हमने कहा कि हम इंदौर पर स्टडी करेंगे। अब आप बताइए कि इंदौर की सभी चीजों पर हीट एंड वर्क का जो आप इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं क्या वो कर पाएंगे। आप कहेंगे सर इट इज इम्पॉसिबल कि हम सारी हीट एंड वर्क का जो है कंसिडरेशन या ऑब्जर्वेशन कर सकें। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बॉटल है, क्या है, ये बॉटल है। अब इस बॉटल जो है ना, इस पर मुझे ऑब्जर्व करना है, इसकी मुझे ऑब्जर्वेशन देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी जो देखो, आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें जो वाटर लेवल है वो यहां तक है अभी, ठीक। अब ये बॉटल जो है ना मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए एक सिस्टम बन गया, क्योंकि मुझे स्टडी जो करना है इस बॉटल के ऊपर करना है, मैं इतनी ही स्टडी करूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं स्टडी कैसे करूंगा, स्टडी किसको कहते हैं वो भी समझ लें। जैसे इसके अंदर मान लीजिए वाटर रिफिल किया हुआ था, पूरा ये वाटर रिफिल कर दिया हमने। वाटर जो है वो है अभी 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, कितना है, अराउंड मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा, जब आप एटमॉस्फेयर को देखेंगे यानी कि इसके बाहर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। अभी आप टेम्परेचर देखेंगे 24-25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस अगर दिख रहा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ इस वाटर की जो 20 डिग्री सेल्सियस है वहां से आपका बाहर एक एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट होगी। क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ हीट होगी। सर कैसे होगी, कि बाहर वाला जो आपका एटमॉस्फेयर है जिसके पास 27 डिग्री सेल्सियस है, उसका टेम्परेचर और ये वाटर का टेम्परेचर कुछ देर बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये वाटर जो है ये हीट हो जाएगा, इसकी कोल्डनेस बाहर जा चुकी होगी, और इसमें जो है हॉटनेस यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब हाउ यू मेजर दी हॉटनेस और कोल्डनेस। द टर्म डिफाइंड बाय फॉर हॉटनेस एंड कोल्डनेस मेजरमेंट इज योर टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर बिल्कुल बेसिक होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम क्या हो सकता है, जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मेरे लिए सिस्टम होगा। आप बताइए, मैंने आपको क्या कहा कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब मैं केवल वाटर की बात कर रहा हूं, मुझे सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसके बाहर वाली चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहां से बात निकल कर आएगी, क्या लिखा हुआ है, आप या तो इसको क्वांटिटी में बता दीजिए कि मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं, या फिर आप बोल दीजिए region in space in which our study is depend or selected for the study। कोई एक ऐसा स्पेस, कोई एक ऐसा स्पेस जिसमें आपको क्या करना है, स्टडी करना है, वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सिस्टम, वो आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कहा आपको कि ये जो आपके पास है, ये
ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिस्टम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मेरी जो स्टडी है वो इसी पर बेस्ड है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि सिस्टम जो है द स्पेस या रीजन, द रीजन वेयर, द रीजन वेयर our our study is based, स्टडी इज बेस्ड। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पूरा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, हल्का सा येलोइश जो दिख रहा है। मतलब इसके ऊपर ये जो आपको दिख रही है, ये क्या कहलाएगी, तो इसको आप कहेंगे सर ये हमारी सिस्टम बाउंड्री है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए सिस्टम बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, बाउंड्री किसको कहेंगे, तो भाई साहब सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे लिए सिस्टम है, तो इसके बाहर वाली चीज क्या हो जाती है सर, इसके बाहर वाली चीज सारी, इसके बाहर वाली चीज मेरे लिए सराउंडिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सराउंडिंग्स। अब आप कहेंगे कि सर जो हमारा सिस्टम नहीं है वो सराउंडिंग है, बोल सकते हैं ना, जो हमारा सिस्टम नहीं है वो हमारे लिए क्या है, सराउंडिंग। तो क्या मैं कह सकता हूं, एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन, एनीथिंग अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम जो है आपका वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सराउंडिंग। ठीक है, या जो एक्सटीरियर या एक्सटर्नल टू दी सिस्टम है वो भी क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सराउंडिंग। राइट, नाउ आपको मैंने एक चीज कही कि सर ये सिस्टम बाउंड्री है, क्या है ये, सिस्टम बाउंड्री। अब सिस्टम बाउंड्री किसको कहेंगे, तो ये रेड कलर से जो आपके पास बनी हुई है, इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करें, या इसको मैं काम करता हूं, हाँ ठीक है, देखो ये रेड कलर से जो बनी हुई है ये किसको सेपरेट कर रही है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। सो दैट हम कह सकते हैं कि एक ये क्या है, एक ये लेयर या बाउंड्री है, ये क्या करती है, तो विच सेपरेट्स विच सेपरेट्स the system and surrounding, which separates the system and surrounding, right, the system and surrounding, इसको हम कह देंगे बाउंड्री। अब आपको लग रहा होगा कि सर सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सराउंडिंग, सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, है ना, बड़ा भारी भरकम सब्जेक्ट, और पढ़ाया क्या जा रहा है हमको, ये बाउंड्री। तो डोंट फॉरगेट, ये जो आप बाउंड्री अभी देख रहे हैं ये इतनी काम की है, और ये क्यों काम की है मैं बताता हूं आपको। आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि हमें ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम पढ़ना है। तो जब ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम आएगा ना, तो वहां पर एक बार बोला जाएगा आपको, केवल एक बार, क्या, कि बाउंड्री कैसी है, ओपन बाउंड्री है या क्लोज सिस्टम की बाउंड्री या ओपन सिस्टम की। उस समय आपको ये चीज याद होना चाहिए कि हम बाउंड्री कहते किसको हैं। मतलब जो ये सिस्टम है इसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारी पूरी स्टडी इसी पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके अलावा, है ना, उसके अलावा जितना भी है वो सब आपको पता है कि वो क्या है, वो आपका हमारा सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, ठीक यहां तक। अच्छा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि यहाँ से एक ऐसा रीजन जहां पर मेरे ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, तो सिस्टम कहलाता है। वैसे ही सराउंडिंग देखेंगे तो द रीजन और मास आउटसाइड द सिस्टम, कहा, आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। नॉर्मल बेसिक बात हो गई आपकी। फिर उसके बाद बात करें बाउंड्री। यहाँ पर बाउंड्री के बारे में, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा, ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम के लिए आपको बहुत सारी चीजें करना पड़ेंगी, इसलिए बाउंड्री को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाउंड्री की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम वन बाय वन स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको मिलता है कि सर बाउंड्री दैट कैन बी रियल और इमेजिनरी, है ना। बाउंड्री क्या हो सकती है, तो सर ये रियल भी हो सकती है और ये इमेजिनरी भी हो सकती है। चलो एक बात समझ में आई कि बाउंड्री जो होगी वो रियल या इमेजिनरी दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करें कि ये जो है ये क्या करती है, इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, अभी मैंने आपको बताया। अब रियल और इमेजिनरी सरफेस जो है, जो इसको अलग करती है, इनको हम कुछ और तरीके से या इसके बारे में कुछ और दो चार फैक्ट जानना चाहते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। देखो मैं बताता हूं आपको किसके बारे में, तो मैं बताने जा रहा हूं बाउंड्री के बारे में। ठीक है, पहली चीज तो आपको यहां से पता चल चुकी है कि बाउंड्री जो होती है सर वो कैसी होती है, तो ये इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, एक चीज हो गई। दूसरा हम यहां से कहेंगे कि आपको कभी भी बाउंड्री जब कंसीडर करना हो, जब भी आप कभी बाउंड्री लेंगे तो उसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे एक एक्सप्लेनेशन को कि यहां पर जब हमने सिस्टम और सराउंडिंग बनाई
तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो आपको बाउंड्री दिख रही है वो काफी मोटी दिखाई दे रही है। सरफेस रेड कलर की जो सरफेस, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ये जो सरफेस है ये काफी थिक है। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारी जो थिकनेस ऑफ दी है ना, हमारी जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री जो है उसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ता है। थिकनेस ऑफ बाउंड्री जो है वो आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, नेग्लेक्टेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये कौन सा स्पेस, देखो अगर आप इसको कंसिडर करते हो तो आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या होता है, यहाँ पर कौन सी चीज एक्सचेंज होती है, क्या यहाँ वर्क हो रहा है, क्या यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो आप याद रखना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि थिकनेस जो है आपकी बाउंड्री की उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देखो एक चीज और हो सकती है कि जो हमारी बाउंड्री है ना, बाउंड्री है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी बाउंड्री फिक्स हो गई। लेकिन बाउंड्री जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, बाउंड्री को हम मूव भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं बाउंड्री कैन बी, हम क्या बोल रहे हैं कि बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, बाउंड्री हमेशा फिक्स हो ऐसा भी नहीं है, और बाउंड्री हमेशा मूवेबल हो या घूमती फिरती रहे, चेंज होती रहे, ऐसा भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमारी स्टडी कैसे चल रही है, हम ऑब्जर्वेशन कैसे लेना चाह रहे हैं। ठीक। अब इसके बाद यहाँ से मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होती है हमारी थर्मोडाइनमिक, या मैं डायरेक्ट कहूंगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता के जा रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर हमारी थर्मोडायनेमिक्स टिकी हुई है। तो देखो इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका क्या है, आप लोग हर बार कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन अब आज के बाद आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या चीज है सर? तो देखो दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होती है आपकी इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक आपका आता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है तो इनको समझते हैं। जैसे मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में कहा है ना, दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी इंट्रिंसिक और दूसरी होगी एक्सट्रिंसिक। ठीक, इंट्रिंसिक का आप एक काम करिए, उसमें से केवल आप आई एन निकालिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज, आप उसमें से केवल आई एन निकालिए। ये जो फर्स्ट टू लेटर लिखे हुए यहाँ पर उनको देखो, इनका मतलब आज के बाद आप कहेंगे इंडिपेंडेंट। क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, किससे इंडिपेंडेंट सर? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, अगर मेरे पास किसी क्वांटिटी में मास कंसीडर नहीं किया हुआ है, इट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी कैसी है मेरी, तो वो हो जाएगी मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सर इसका कोई बेस्ट एग्जांपल हो सकता है क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का? तो यस, आप एग्जांपल लीजिए ना। आपके पास एग्जांपल है टेम्परेचर, है ना। आप मुझे बताइए, टेम्परेचर से मास का कोई लेना देना होता है क्या? टेम्परेचर क्या मास पर डिपेंड करता है क्या? नहीं, टेम्परेचर जो है वो इंडिविजुअल एक क्वांटिटी है आपकी, जो मास पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर आप कहेंगे कि टेम्परेचर जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक, वहीं पर जब आप एक्सटर्नल प्रॉपर्टी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? विच डिपेंड्स ऑन मास, है ना। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो क्या करे, जो मास पर डिपेंड करे। ठीक है, इंडिपेंडेंट ना हो, वो मास पर डिपेंड करे। और इसके तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आपका, आप ले लीजिए आपकी कोई भी टाइप की एनर्जी ले लीजिए, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी ले लिया, जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, जैसे आप ले लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे कि आप लोग ले लेते हैं डेंसिटी। ये सारी क्वांटिटीज जो है, अगर आप इनको देखोगे तो यहाँ पर आप सभी में मास की एक टर्म फाइंड आउट करोगे कि आपको एक मास मिल रहा है यहाँ पर। राइट, अब मैं आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक बात बताने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। क्या क्या बात है तो सुनिएगा। देखिए, आपने यहाँ पर लिखा है कि टेम्परेचर एक्सेट्रा, और सर यहाँ लिख दिया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पर एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एनर्जीज। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। अब जब आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, जब आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना होगा। क्या मतलब होता है स्पेसिफिक का? तो जब कभी थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, आप यहाँ पर क्या करते हैं? पर यूनिट मास लेते हैं। क्या लेते हैं? पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। जैसे मैंने आपसे कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो आप कहेंगे सर इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, ये देखो। तो क्या ये हमारी काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होगी?
आप कहेंगे बिल्कुल हो गई, इसमें तो मास का टर्म आ गया, एक्सट्रिंसिक हो गया। लेकिन अगर मुझे किसी तरीके से मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ पर यूनिट मास से, किससे, पर यूनिट या टोटल मास से डिवाइड कर दें, तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा, पर यूनिट मास बन जाएगा। आपके लिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास जो आएगी वो कितनी आएगी, आप कहेंगे एक काम करिए, हाफ एम वी स्क्वायर जो लिखा था काइनेटिक एनर्जी बाय मास करना था, हमने लिखा 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एम से एम कैंसिल आउट, तो आपका जो निकल के आया वो आया हाफ वी स्क्वायर। और ये जो हाफ वी स्क्वायर आया, ये बताइए ये क्या है, ये हाफ वी स्क्वायर जो है ये इंट्रिंसिक हो गया, क्योंकि ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन गई। इसी तरीके से आप सारी चीजें, जैसे आपने ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, mgh, अब उसको स्पेसिफिक बनाइए, आप m वहां से रिमूव कर दीजिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक आपकी क्वांटिटी आती है स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक डेंसिटी, ऐसी कुछ भी अगर आ जाता है तो आप पर यूनिट मास कर देंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है ये। अब देखिए, ये जो है ना इस तरीके से, ये तो अभी और भी आपका एक इंट्रोडक्शन है जिसमें मैंने आपको बहुत छोटी छोटी टर्म्स को डिफाइन किया है, लेकिन इनके आगे भी जैसे हम बात करते हैं सिस्टम की, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ना होता है हमें। जैसे कि हमने कहा ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें क्या सिस्टम है, बाउंड्री क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, उनमें बाउंड्री में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ओपन सिस्टम में किसका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन एंड एक्टिविटी एंड एक्सचेंज ऑफ हीट एंड वर्क और एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, तो हमको यहाँ पर डिटेल करना है, एक एक चीज को डिटेल किया जाएगा, और ये सारा मटेरियल जो आपका कंप्लीट टेक्निकल कोर्स है वो आपको कहाँ अवेलेबल होगा, तो हम बात कर रहे हैं हमारे इस आरंभ बैच की, जो कि आपको नेविगेट प्राइम के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से नेविगेट प्राइम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको प्रॉपर वहां मिल जाएगा। ये कोर्स बना हुआ है और इसमें एक ऑफर आपको मैं बता दूं, अभी इसमें एक ऑफर चल रहा है, बिफोर 21 ऑफ अगस्त, बिफोर 21 ऑफ अगस्त अगर आपने 2025 को 2025 के अगर आपने रजिस्टर किया है, तो आपको यहाँ पर 20% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये आपके कोर्स के डिस्काउंट के अलावा और डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, इसमें आपको सारा आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आपके इसमें टेस्ट पेपर इंक्लूड होंगे और जितनी भी फैसिलिटीज आपकी होंगी वो यहाँ पर आपको दी जाएगी, सो दैट आप इस एग्जाम को क्रैक करें और फाइनल सिलेक्शन ले लें। इसके लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं और आपको वो कोड आपके एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं BHAVYA20। ठीक है, ये कोड यूज कर सकते हैं टू गेट दिस 20% एडिशनल डिस्काउंट। क्लियर है ये बात? चलिए, और इसके बाद हम बात करेंगे जब आपका डिटेल डिटेल थर्मोडायनेमिक्स में वन बाय वन प्रॉपर्टी को मिनिमम हाफ एन आवर टू 45 मिनट तक आपको डिस्कस किया जाएगा, तब जाकर आप ये समझेंगे कि हाँ आपने सब्जेक्ट को फील किया है। ये जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें मैंने आपको सिलेबस को प्रॉपर डिफाइन किया है, जिससे आप ये समझ सकें कि थर्मोडायनेमिक्स में किस एक्सटेंड तक आपको जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे बैच की स्टार्टिंग में, 21 को ये बैच लाइव होने वाला है। अगर इससे ज्यादा क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर मिल सकते हैं, और आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप इस जो बैच से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी जानकारी जानना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।